कल एक निजी चैनल पर केंद्र सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली के लाट साहब श्री नजीब जंग जी ने ये इच्छा जाहिर की है केंद्र सरकार की ओर से कि दिल्ली की विधानसभा को बंद कर दिया जाए, उनकी राय अगर पूछी जाए। हम ये मान के चलते हैं आम आदमी पार्टी के रूप में कि वो जो कह रहे हैं वो केंद्र सरकार की इच्छा का प्रतिफल है कहीं ना कहीं। तो आम आदमी पार्टी उन्हें स्मरण करना चाहती है कि किसी भी विधानसभा का एक्सपेंशन, उसका भंग करना, निस्तारण करना, ये उनकी रिकमेंडेशन पर मोहताज नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। देश की निर्वाचित संसद द्वारा होता है। और पिछली बार कांग्रेस की ओर से बैठे हुए 84 सांसदों को लेकर जो बहुमत की सरकार केंद्र सरकार में है मोदी जी की, अगर उसे ये भ्रम है कि वो दिल्ली की एक निर्वाचित सरकार को इस तरह अपदस्थ कर सकते हैं, तो हम उन्हें चुनौती देते हैं कि वो संसद में प्रस्ताव पास करके ये करा के देखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत किसी विधानसभा के होने या ना होने से नहीं है। हम आम आदमी की आवाज पहले से है और लगातार होते रहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी से क्षमा मांगे। अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक व्यक्ति है। दो राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे को भाषा में बात करते, राजनीति का विषय है, इसमें आप सहमत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री निर्वाचित प्रतिनिधियों को या राजनीति में दूसरी तरफ खड़े हुए लोगों को 50 करे हुए ऐसी भाषा बोलते हैं, बदले में अरविंद केजरीवाल भी बोल सकते हैं। इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो ये स्पष्ट हो गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को श्री नजीब जंग जी के रूप में एक संवैधानिक निर्वाचित बस्ती साहब पुनः प्राप्त हुए हैं। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं बस्ती साहब की तरह ही कि वे उस राजभवन से निकलें और दो चुनाव मोदी जी हम लोग लड़ रहे हैं, एक गोवा में, एक पंजाब में। आप अपने इस तथाकथित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए सीट ढूंढ लीजिए, उन्हें वहां चुनाव लड़वा लीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए। और अगर नहीं लड़वा पा रहे हो तो बेफिक्र रहिए, हम गुजरात आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां एक सीट उनके लिए ढूंढ दीजिए जंग साहब के लिए, तो वे भी अपना भाग्य आजमाए। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी संविधान भी अपमान है और देश की एक मानव व्यवस्था जो चलती है उसका भी अपमान है। अगर अरुणाचल और उत्तराखंड दिल्ली में एक असफल प्रयोग करके आपातकाल का सहमत नहीं दिया, तो हम उन्हें सूचना देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस बार आपने गलत जगह बयाना दिया, इस बार आप गलत लोगों से भिड़ रहे हैं। ये जो आम आदमी की ताकत है, कांग्रेस इसी अहंकार को इसने आईना दिखाया था जो अहंकार था, और उससे भी 100 गुना अहंकार आजकल सत्ता का आपके लोगों को है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिल्ली की असेंबली को भंग की बात जब सरकार भाजपा सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं, तब वे भूल रहे हैं कि भाजपा की पूर्व पीठिका में पड़े हुए दो महान नेता पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और हाशिए पर पड़े हुए श्री अडवाणी जी, इन दोनों ने एक बार 99 लोकसभा में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की थी, अडवाणी जी ने 2003 में ये बात की थी, 2006 में किरण रिजिजू जी ने स्टेटहुड की बात की थी कि दिल्ली को स्टेटहुड मिलना चाहिए, वीके मल्होत्रा ने 2011 में ये बात कही थी, और 2013 की गोवा की नेशनल जो कार्य समिति थी, राष्ट्रीय कार्य समिति थी, उसमें विजय गोयल जी के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था और ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव करने के लिए जब प्रधान सेवक जी जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूर बताएं, वादा करते समय कि अगर भाजपा आई तो तुम ये वादा पूरा करेंगे, और अगर नहीं आई तो जिस तरह हम अपने वादों से मुकर गए हार में, जिस तरह से अपने वादों से मुकर गए, सो एलजी साहब का यही मानना है कि अकेले पर्याप्त है दिल्ली सरकार चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे सीनियर्स पूछते हैं तो ये मैं अनुशंसा करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि कोई आवश्यकता इस असेंबली की नहीं है। एलजी साहब का कुशल प्रशासनिक नेतृत्व हमें डीडीए में दिखाई देता है, विश्व की 10 महानतम भ्रष्ट संस्थाओं में से एक एमसीडी में दिखाई देता है, दिल्ली पुलिस में दिखाई देता है, जहां पिछले 2 वर्ष में लगभग 3 गुने स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सब माध्यम से हम एक सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि संविधान शक्तियों का वितरण राज्य और केंद्र के बीच अनुरूप होना चाहिए और एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से बनी हुई
70 सदस्यीय विधानसभा जिसमें 67 लोग आम आदमी पार्टी के हैं, उसे भंग करने की इच्छा जाहिर करे, ऐसे व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई स्वतंत्र आवाज एलजी श्री नजीब जंग साहब की है। निश्चित रूप से ये आवाज देश के सबसे बड़े सिरमौर और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के माध्यम से यहाँ तक आई है। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने सबका साथ विकास को एक बार दोबारा उसे सोचें, दोबारा उसे बोलें, ताकि दिल्ली में जो एक सरकार चल रही है वो ठीक से चल सके। कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एलजी साहब के माध्यम से डाले गए तमाम अड़ंगों के बावजूद भी दिल्ली के आम नागरिक की समस्याओं के लिए हमारी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कृत संकल्प है, उसके लिए लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। उससे न हमारा मनोबल हुआ है, न हमारी कार्य पद्धति प्रभावित हुई है। आज भी उसी गति, उसी तरह, उसी क्षमता, उसी मेहनत और उसी परिणाम के साथ ये सरकार चल रही है। आम नागरिक के हित के लिए हम लगातार जागृत रहेंगे। कुमार जी, जो फाइलें हैं इसका 1.5 महीने में हजारों में नहीं बल्कि हो सकता है कि शायद लाखों में। ऐसा आपको लगता है कि दिल्ली डेमोक्रेसी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जरूरी जो सीधे लोगों को इफेक्ट करते हैं, वो ठप हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास भी बहाना रहेगा कि देखिए एलजी में काम नहीं करने दे रहे, तो एलजी कहेंगे दिल्ली सरकार ने फाइलें लेट भेजी। नहीं, कोई बहाना नहीं है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से लेकर जो मोहल्ला सभाएं और शिक्षा में जो भत्ता के उधार शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने किए, जो नई सड़कें बनी है, जो नए पुल बने, उन सब की फाइलें साहब ने मंगाई है। लेकिन दिल्ली सरकार का काम नहीं रुकेगा। अगर चाहे एलजी साहब और केंद्र सरकार तो सीधे सीधे दिल्ली के लोकतंत्र दिल्ली के माध्यम से एक लिटमस टेस्ट किया जा रहा है कि देश में आपातकाल कैसे कैसे लगाया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 बार प्रयास किया गया और दोनों बार ही उच्चतम न्यायालय से ये बात खत्म हुई। आज जबकि ये केस उच्चतम न्यायालय के पास है, ऐसा इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं एलजी साहब न्यायिक प्रक्रिया को भी बाधा पहुंचा रहे हैं, जो कि संविधान के हित में नहीं है। लेकिन दिल्ली के काम जारी रहेंगे। ये बात तय है कि दिल्ली में डेमोक्रेसी के लिए केंद्र सरकार ने खतरा पैदा किया है। जितने भी लोग लोकतंत्र की रक्षा के संदर्भ में किसी भी तरफ हो, उनको इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। देखिए, जब जो चीज कोर्ट में अभी लंबित है, न्यायिक प्रक्रिया में है, उसमें मेरा पार्टी के रूप में हम लोगों का यहाँ कोई वर्जन रखना ठीक नहीं होगा। सरकार अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, पूरे दम के साथ रखेगी। हमें पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि भारत का उच्चतम न्यायालय आम नागरिकों की जन आकांक्षाओं पर चुनी हुई। कुमार भाई, अभी आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो वहीं पे सामने आया केजरीवाल जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे महिला सुरक्षा, अभी तक महिला सुरक्षा कोई भी नहीं। देखिए, स्वयं अखबारों में ये खबर है, स्वयं हर जगह आपने खबर चलाई है कि मुख्यमंत्री एलजी साहब तक से इस बारे में मिल गए कि महिला सुरक्षा पर बात हो सके। इसमें मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देना चाहूँ। भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार नेताओं द्वारा बेसिर पैर की आरटीआई लगाकर ऐसे जवाब निकालना और इसको खबर की तरह पेश करना, मैं उन सभी बेरोजगार नेताओं को स्पष्ट करना चाहूंगा। 14 फरवरी को शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के ठीक 13 दिन बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे। उसमें अखबारों में छपा भी था, अखबार निकाल कर देख लीजिए। दिल्ली की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने के लिए गए। यही नहीं, इसके बाद 11 अप्रैल को माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और महिला सुरक्षा के बारे में, डार्क स्पॉट्स के बारे में और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए, इस बारे में जानकारी को मद्देनजर रखते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी। जुलाई के महीने में जब मीनाक्षी हत्याकांड हुआ, मानवता शर्मसार हुई, सभी लोग आहत थे इस प्रकार की घटना से, तब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को अपने समन किया था। इस घटना के तुरंत बाद माननीय उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली के अंदर डस्ट, सीसीटीवी कैमरा, इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर, और ये सब कुछ अखबारों में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। इसके एक बार नहीं, कई बार माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ
व्यक्तिगत बैठकों में, और उन बैठकों की संसूचना आप लोगों के जरिए अखबारों में प्रकाशित भी हुई है, जिसमें दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को के मद्देनजर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए केंद्र की सरकार द्वारा, इस पर डिटेल में बातचीत हुई है। तो इस प्रकार की किसी भी बेसिस पर की आरटीआई के झांसे में न आए। इस प्रकार की आरटीआई को सामने लाकर जो बड़ा सवाल उन लोगों को पूछा जाना चाहिए जिनके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उस सवालों को बनाने का डिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे आम आदमी पार्टी पूछना चाहेगी कि 2.5 साल हो गए दिल्ली में केंद्र की सरकार को आए हुए, गृह मंत्री जी सीधे दिल्ली पुलिस से रिपोर्टिंग लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 2.5 साल में कोई एक ऐसी उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई हो, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स के ऊपर चर्चा हुई हो, उन स्टेप्स के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम हुआ हो। मोदी जी ने रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास ले ली, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितनी किया दिल्ली की पुलिस के साथ, या सीएम को बिठाकर, कमिश्नर पुलिस को बिठाकर, महिला आयोग के सदस्यों को बिठाकर और उपराज्यपाल महोदय को बिठाकर कितनी बैठकें की है, उनको इस बाबत जानकारी देनी चाहिए ताकि सामने आए महिलाओं के बीच और दिल्ली की पुलिस के बीच जो विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है उसे पाटने में भी मदद मिलेगी। एक इसमें आखिरी बात आप लोगों से साझा करनी है कि ये सामान्य रूप से देश में लोकतंत्र के बारे में सोचने वाले लोगों को भी इसका उत्तर तलाशना चाहिए कि दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में 67 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। अगर ये काल्पनिक रूप से सोचिए कि 67 लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के होते और 3 आदमी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी होते, तो आदरणीय एलजी साहब कितना भी मोदी जी के इशारे पर, सरकार के किसी वजह के इशारे पर थे, क्या आपकी सच में होती क्या? ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक घृणा जो शीर्ष नेतृत्व के मन में पल गई है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये ठीक नहीं है। देश के उच्च स्थानों पर बैठे हुए जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, अगर वो मन से इतने कलुष भरे हो जाएंगे, इतने एक दूसरे के प्रति कालिमा भरे हो जाएंगे, तो उन राज्यों, उन व्यवस्थाओं में कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए साहब से अनुरोध है कि वे कृपा पूर्वक विपश्यना पर जाए 10 दिन के लिए, अपने मन का जो कलुष उसे दूर करें, कहीं योग में चले जाए, चले जाए, वो भी चिकित्सा पद्धति ऐसी बताते हैं जिसमें मन शांत हो सकता है, ताकि उनके मन का थोड़ा कलुष कम हो और वो एक मित्र भाव के साथ, ये मित्रता का सप्ताह भी है, फ्रेंडशिप का, एक मित्र भाव के साथ दिल्ली की सरकार चलाने में हमारी मदद करेगी। बड़ी अच्छी बात बीजेपी और कांग्रेस ने की, तो क्यों नहीं कुछ साफ निकाल लेते हैं, इससे तनाव कम हो सके। नहीं, कृष्ण तभी काम आते हैं दुर्योधन सुनने की अवस्था में। अगर दुर्योधन 5 गांव भी देने की आवश्यकता ना मानता हो तो फिर महाभारत ही होता। इसका परिणाम क्या होता है, ये पंजाब, गोवा और आने वाले कल में गुजरात और देश के अन्य चुनाव बता दें। तो क्या कुमार भाई 15 साल तक ही चलता रहेगा, क्या ऐसा ही होता रहेगा? ये तो उनके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। उन्होंने दिल्ली में 8 महीने चलाया था हमारे खिलाफ, तो दिल्ली की सरकार ने मध्यप्रदेश दे दिया। उन्होंने 5-6 महीने चलाया, बिहार के लोगों ने मध्यप्रदेश दे दिया। उसके बाद उन्होंने फिर चलाया, बंगाल में उन्हें माता प्रसाद प्राप्त हो गया। अब उसके बाद पंजाब में जाने वाले हैं, वहां लोग उन्हें अच्छा प्रसाद देंगे। गोवा में भी उनके लिए शांति की पूरी हमने व्यवस्था बनाई है। इसके खिलाफ जो उन्होंने चक्र था, उसका उत्तर आम आदमी पार्टी के माध्यम से गुजरात का मतदाता दे सकता है। गुजरात की बात आपने की है, अम्बेडकर पर चक्कर डालने की भी एक खबर सामने आ रही है, उसमें क्या कहना है? देखिए, गुजरात सरकार ने संविधान निर्माता और भारत के हर नागरिक को समान स्तर पर लाने के लिए पूरी क्षमता बनाने वाले विश्व के महानतम कानूनविद और देश के सर्वमान्य नेता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में एक चैप्टर से हटाया है। इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दलित विरोधी मानसिकता रखती है और एक उच्च बुर्जा मेंटलिटी जो की है, जिसको जवाब यहाँ मिला, जिसको दिल्ली में जवाब मिला, वो कहीं ना कहीं वहां के मानकों पर राज्य करती है। प्रधानमंत्री कितना भी बात कहने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए, ये शो नहीं, आप सामर्थ्यवान 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे लात मार दीजिए, संसद में आदरणीय स्मृति जी बोलती है मेरी गर्दन उतार दीजिए। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मनमोहन देसाई की सरकार आ गई है। ये देश है, इसमें आप महत्वपूर्ण बात बताइए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए दलितों पर ऐसे अत्याचार कैसे हो जाता है उस प्रदेश में जिसको आप सुशासन का सबसे बड़ा दुर्ग मानते थे। और आज आम आदमी पार्टी के प्रति दलितों के मन में जो स्नेह जागा है, जो उनके आश्वस्ति जागी है, उसे देखते हुए गुजरात में उन्होंने एक परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन करने के बाद भी गुजरात एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है।
देखिए, गाय एक आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है कि वो आस्था के विषयों की आड़ में महत्वपूर्ण सवालों को टालती रही है, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे आज गोरक्षकों का आंदोलन हो। गाय सर्वमान्य रूप से आस्था का विषय है, गाय के प्रति सब आस्था रखते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सब रखते हैं, लेकिन गाय के विषय को वोट के ध्रुवीकरण का विषय बनाना गलत है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे वो मान रहे हैं, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि वो अगर चाहते, जैसे उनकी चलती है, अगर वो चाहते हुए अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय को हाशिए पर फेंक रहे हैं, तो अपने दलों और अपनी सरकार और अपनी पार्टी में उन सब उपद्रवी तत्वों को 24 घंटे में शांत रख सकते हैं। उन्होंने दो एजेंडे चला रखे, एक जो गांधी पर बात करते हैं, एक जो विकास पर बात करते हैं, और एक दूसरे जो ये गौ गुंडत्व वाली जो फौज घूम रही है पूरे देश में। ये दोनों एजेंडे, दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों का वोट बैंक है, लेकिन दो नाव में चलने वाले किस तरह डूबते हैं, ये दिल्ली, बिहार और बंगाल में हो चुका है। अभी अगला मझधार गोवा में है और गुजरात में है और पंजाब में है कि देश को सामना है।